हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के आज हम एक और नए टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स। जैसा कि आपको पता है, हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट को पूरा कर रहे हैं। उसी का एक टॉपिक है इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स क्या होता है, कौन बनाता है, कब ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन से इंसॉल्वेंसी एक्ट हैं इंडिया में, उन सभी की बात हम करेंगे। तो कोई व्यक्ति कब इंसॉल्वेंट होता है और उसे इंसॉल्वेंसी अकाउंट क्यों बनाने पड़ते हैं। तो इंसॉल्वेंट केवल तभी होगा जब किसी व्यक्ति की लायबिलिटी उसके एसेट से ज़्यादा हो जाती हैं, तो वो क्या है, इंसॉल्वेंट कहलाएगा। दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए, अभी उसकी बात कर रहे हैं। तो लायबिलिटी या उसके ऊपर कर्जा जो डेट है वो किन्हीं कारणों से, मान लो व्यापार में नुकसान हो गया या उसने इतना किसी बैंक से या किसी कारण से डेट ले रखा था जिसको वो अपने एसेट के माध्यम से पे नहीं कर सकता है, तो वो क्या करता है, इंसॉल्वेंसी एक्ट की हेल्प लेता है। इस एक्ट के द्वारा गवर्नमेंट ऑफिसर असाइन कर दिया जाता है। वो क्या करता है, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, उनको सेल करता है और उसके जो क्रेडिटर थे जिनको पैसा देना था उनको पे करता है। किस तरह पे किए जाएंगे, वो दोनों एक्टों में उनके बारे में दिया गया है। ठीक है, किस तरह से पे किया जाएगा, कितना अमाउंट पे किया जाएगा, इन सभी की अभी हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इंसॉल्वेंसी होता क्या है। तो जब किसी व्यक्ति की लायबिलिटी उसके एसेट से ज़्यादा हो जाए, यानी लायबिलिटी इज ग्रेटर देन एसेट, पहली कंडीशन, और दूसरी उसको किसी कोर्ट के द्वारा, ठीक है, किसी कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर किया गया हो कि आप इंसॉल्वेंट हो। कई बार ऐसा होता है कि हमारे ऊपर लायबिलिटी बहुत ज़्यादा होती हैं लेकिन हमारे एसेट उतने नहीं होते हैं, तो हम इंसॉल्वेंट कहलाएंगे नहीं जब तक हमें किसी कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा इंसॉल्वेंट घोषित ना किया जाए। ठीक है, डिक्लेयर जब तक नहीं किया जाएगा तब तक हम इंसॉल्वेंट नहीं कहलाएंगे। तो दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। पहली कंडीशन, उसकी लायबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जिनसे वो अपने एसेट को सेल करके अपनी लायबिलिटी पूरी ना कर पाए। सेकेंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, किसी कोर्ट के द्वारा, ये हाई कोर्ट हो सकता है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो सकता है। इंडिया में इंसॉल्वेंसी लॉ 2 एक्ट बने हैं। भारत में जो है इंसॉल्वेंसी एक्ट कितने हैं, 2 हैं। कौन कौन से हैं, एक तो प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट जो 1909 में आया था, और एक प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट जो 1920 में आया था। दोनों एक्टों में अंतर है, उनकी बात करते हैं। तो प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट क्या होता है जो 1909 में आया था, ये केवल 3 जगह अप्लाई होता है, एक मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ठीक है, 3 जगह प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 लगता है। और इन 3 जगह को छोड़ करके पूरे भारत में क्या लगता है, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920। दोनों में अंतर क्या है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का अंतर है। ठीक है, तो वो देखते हैं। तो जो प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट है उसके सेक्शन 49 में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के बारे में बताया गया है। क्या है, पहली कंडीशन, गवर्नमेंट का जितना भी टैक्स होगा या कोई पेनल्टी या फीस, सबसे पहले वो पे की जाएगी। ठीक है, सेकंड आता है कि जहाँ जो व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो रहा है उसके यहाँ कोई क्लर्क था, कोई सर्वेंट था या कोई लेबर था, उनका पेमेंट किया जाएगा। कितना, मैक्सिमम पेमेंट किया जा सकता है 300 का। ठीक है, और टाइम पीरियड की हम बात करें तो वो क्या होगा, 4 मंथ्स, मैक्सिमम 4 मंथ्स टाइम पीरियड होगा। और अमाउंट की हम बात करें तो 300। ठीक है, सपोज किसी व्यक्ति का जो 4 मंथ का पेमेंट नहीं किया गया था, जिसको 50 रुपये पर मंथ दिया जाता था और पिछले 5 महीनों से उसको पेमेंट नहीं की गई थी, तो इस व्यक्ति को मैक्सिमम कितना पेमेंट किया जाएगा, केवल 200। क्यों, क्योंकि हमारे 4 महीने जो है
यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, या तो टाइम पूरा हो जाए पहले, या तो 300 अमाउंट पूरा हो जाए। दोनों में से जो भी कंडीशन पहले पूरी हो जाएगी वही हम उसको अमाउंट पे करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि 100 रुपये आउटस्टैंडिंग था पिछले 4 महीनों का। ठीक है, तो उस व्यक्ति को कितना पेमेंट होगा? उसको केवल 300 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अमाउंट मैक्सिमम हो गया 300। टाइम भले ही बचा है, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे अमाउंट की बात करेंगे। तो जो भी कंडीशन पहले पूरी हो जाए, तो ये किसको पेमेंट होगा? क्लर्क को। क्या है? ईच क्लर्क को, मतलब क्लर्क को 300 रुपये या मैक्सिमम 4 मंथ का पेमेंट किया जा सकता है। और वहीं हम बात करें 100, यानी कि 100 रुपये जो पेमेंट होगा वो सर्वेंट या लेबर को। सेम कंडीशन, मैक्सिमम 4 मंथ का टाइम होगा, और अमाउंट की हम बात करें तो वो क्या होगी? 100 रुपये। जैसे किसी लेबर को मान लो कि 10 रुपये पर मंथ दिया जाता था और इसका 6 मंथ का आउटस्टैंडिंग था, तो इसको मैक्सिमम पेमेंट क्या की जाएगी? केवल 4 मंथ, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 40 रुपये। ठीक है, अगर हम वही बात करें कि किसी लेबर को 70 रुपये पेमेंट की जा रही थी और उसकी 3 मंथ की आउटस्टैंडिंग है, पे नहीं किया गया, तो उसको मैक्सिमम क्या किया जाएगा? केवल 100 रुपये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा 140 हो रहा है, टाइम भी हमारा अभी नहीं हुआ है, लेकिन अमाउंट हो गया है पूरा, तो हम क्या करेंगे? 100 रुपये पे करेंगे। या तो अमाउंट पहले पूरा हो जाए या तो टाइम पहले पूरा हो जाए, दोनों में जो भी पहले पूरा हो जाएगा वही हम उस सर्वेंट को या लेबर को या क्लर्क को पे करेंगे। नेक्स्ट आता है लैंडलॉर्ड का पेमेंट। लैंडलॉर्ड का पेमेंट केवल 1 महीने का किया जाएगा, कितना भी ड्यू हो, कितना भी उसका बचा हो, इससे मतलब नहीं है, केवल 1 मंथ। अब 1 मंथ का क्या मतलब हुआ? मान लो कि 50,000 रुपये पर मंथ रेंट था। ठीक है, और 4 महीने से नहीं पे किया गया था, तो उसका कितना हो गया? 2 लाख रुपए। लेकिन हम केवल 1 मंथ का जो रेंट है वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में मानेंगे, और जो 150 है वो क्या हो जाएगा? अनसिक्योर्ड में चला जाएगा। मान लो किसी का 10,000 रुपये था और पिछले 2 महीने से नहीं उसको मिला था, यानी 20,000, तो कितना अलाउ करेंगे? केवल 10,000। जितना भी 1 मंथ का रेंट होगा उतना प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में माना जाएगा, बाकी का नहीं, वो अनसिक्योर्ड में चला जाएगा। और कोई भी अगर एक्ट के अकॉर्डिंग आप कंपनसेशन जो दे रहे हो वो, या कोई ऐसा और एक्ट है, उन सभी को प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कंसीडर करेंगे। ये किसकी बात हमने की? ये की प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट की। नेक्स्ट है प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट। पूरे भारत में लगेगा, किनको छोड़ करके? जो हमारे मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन 3 जगह को छोड़ करके पूरे भारत में क्या लगेगा? प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920। सेम चीज़ें यहाँ भी हैं। गवर्नमेंट का अगर कोई भी पेमेंट है या कोई लोकल अथॉरिटी का कोई भी पेमेंट है, सबसे पहले वो पूरा पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, और ये सब दिया किस में गया है? सेक्शन 61 में, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर जो हैं। ठीक है, यहाँ पे चाहे सैलरी हो, चाहे वेजेज हो, चाहे लेबर का हो, किसी का भी है, वो मैक्सिमम कितना दिया जा सकता है? 20 रुपये। और कितने मंथ का दिया जा सकता है? केवल 4 मंथ का। यानी मैक्सिमम अमाउंट हम बात करें तो 20 रुपये, और मैक्सिमम टाइम की हम बात करें तो क्या हो जाएगा? 4 मंथ। जो भी पहले पूरा हो जाएगा वही हम पे करेंगे। मान लो किसी लेबर को 5 रुपये प्रति मंथ पे किया जाता था और उसका 5 महीने का जो है बैलेंस पेंडिंग में है, तो हम उस लेबर को कितना पे करेंगे? केवल 20 रुपये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइम भी और अमाउंट दोनों सेम है, मतलब 20 रुपये हो गया। अब मान लो किसी को 10 रुपये दिया जाता था और 3 महीने से उसको पे नहीं किया गया, तो हम क्या करेंगे? 20 रुपये पे करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा अमाउंट पूरा हो गया। मान लो किसी को 2 रुपये दिए जाते थे और पिछले 6 महीने से उसको पेमेंट नहीं किया गया है, तो हम कितना करेंगे? केवल 4 महीने का, कितना? 8 रुपये। यानी या तो टाइम पहले पूरा हो जाए या तो अमाउंट पहले पूरा हो जाए, जो भी पहले पूरा हो जाएगा वही उसका मैक्सिमम अमाउंट होगा।
ये बहुत अच्छे समझ लेना, इसके क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट है वही कोई एक्ट है, कंपनसेशन एक्ट है या कोई अदर एक्ट है, तो वो भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अब आप बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइबिलिटी, यानी कितने तरह के क्रेडिटर होते हैं जिनको हमें पेमेंट करनी होती है। ठीक है, तो 4 तरह के क्रेडिटर होते हैं। पहला है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का मतलब हुआ कि वो क्रेडिटर जो लोन दे देते हैं बिना किसी सिक्योरिटी के। ठीक है, जैसे आपने किसी अपने फ्रेंड से ले लिया, ठीक है, आपने अपनी वाइफ से ले लिया, आपने किसी रिलेटिव से ले लिया। ऐसे लोन जो बिना किसी कोलेट्रल, बिना किसी सिक्योरिटी के लिए गए हैं, वो क्या है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। नेक्स्ट है फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर। फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर का मतलब हुआ कि आपने लोन लिया, जो वो लिया मान लो कि 25,000 रुपए का, ठीक है, लेकिन आप सिक्योरिटी रख करके आए हो 30,000 की। तो ये बताओ, अगर आप इंस्टॉलमेंट हो गए तो लोन आपने 25 लिया, सिक्योरिटी 30 के लिए रख करके आए हो, तो ये क्या है, फुल्ली सिक्योर्ड है। 5,000 रुपये ज़्यादा ही आप की 5,000 की ज़्यादा ही सिक्योरिटी रख के आए हो। ठीक है, पार्टली सिक्योर्ड का मतलब क्या हुआ, वो क्रेडिटर जिन्होंने लोन तो ज़्यादा दे दिया लेकिन उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी कम रखी। सपोज लोन आपने 15,000 रुपये का दे दिया, लेकिन आपने सिक्योरिटी जो है वो कितनी रखी है, केवल 10,000 रुपये की। ठीक है, तो सिक्योरिटी कम है लेकिन लोन आपने ज़्यादा दिया है, तो वो क्या है, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर। और लिस्ट डी में आता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, जो कि हमने अभी ऊपर देखा। एक बार और बता देते हैं, जो प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट था 1909 में आया, प्रोविंशियल 1920 में आया। अंतर क्या था, यहाँ पे जितना भी गवर्नमेंट का टैक्स या कोई भी पेनल्टी या फीस बची है वो पूरी पेमेंट कर दी जाएगी। यहाँ पे क्लर्क की जो सैलरी है वो कितनी होगी, मैक्सिमम 300 और कितनी 4 मंथ की। यहाँ पे क्या होगा, चाहे क्लर्क हो, चाहे सर्वेंट हो, चाहे लेबर हो, सबको पे की जाएगी मैक्सिमम 20 रुपये और कितना टाइम होगा, 4 मंथ का। ठीक है, यहाँ पे सर्वेंट और लेबर को कितना पे किया जाएगा, 100 रुपये और टाइम होगा हमारा 4 मंथ। जो भी पहले पूरा हो जाएगा वो पे कर देंगे, बाकी का अमाउंट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में चला जाएगा। यहाँ पे लैंडलॉर्ड का 1 मंथ का रेंट दिया जाता है, यहाँ पे कोई नहीं दिया जाता है। अगर कोई वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अकॉर्डिंग आपने कुछ अमाउंट पे करनी है तो दोनों एक्ट में पूरी की पूरी अमाउंट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में लिखी जाएगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो फॉर्मेट होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हमें बनाना पड़ता है। इंस्टॉलमेंट होने के लिए अपनी पूरी जानकारी देनी पड़ती है कि हमारे कितने क्रेडिटर हैं और कितने हमारे एसेट हैं, यानी कितनी लाइबिलिटी हमारी ज़्यादा है जिसके कारण हम इंस्टॉलमेंट होना चाह रहे हैं। ठीक है, हम बात करते हैं कि पहले क्या आता है, लिस्ट ए आता है। लिस्ट ए में अभी हमने बताया क्या आता है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। ठीक है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर वो क्रेडिटर जिनको कोई भी सिक्योरिटी नहीं मिली है और उन्होंने लोन दिया है, यानी कि किसी भी तरह के सिक्योर्ड नहीं है, एक भी पैसा उनको सिक्योरिटी नहीं मिली है और लोन दे दिया है, वो किस में आता है, लिस्ट ए में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, इसको याद कर लीजिए। 8 लिस्ट होती हैं टोटल, हर बार यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, ज़रूर आता है। नेक्स्ट क्या है, फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर, ये क्या होता है, लिस्ट बी में आता है। जितनी भी सिक्योरिटी है हम माइनस कर देंगे, कुछ ना कुछ यहाँ पे सरप्लस अमाउंट आएगा। ठीक है, जो बैलेंस होता है वो हम एसेट की तरफ लिख देते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री हो जाती है, अभी बता रहे। नेक्स्ट है पार्टली सिक्योर्ड। पार्टली का मतलब कुछ अमाउंट आपको सिक्योरिटी के तौर पे मिला है लेकिन आपने लोन क्या है, ज़्यादा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नुकसान हो रहा होगा। और नेक्स्ट आता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर अभी हमने ऊपर कैलकुलेशन देखा, जो कि लिस्ट डी के अंतर्गत आते हैं। वेजेज हो गई, रेंट हो गया, टैक्स हो गया, सैलरी वगैरह, और कोई गवर्नमेंट का अगर टैक्स है वो सब।
नेक्स्ट हम बात करते हैं एसेट। एसेट्स में वो एसेट आते हैं प्रॉपर्टी में जिनको अनचार्ज्ड यानी कि वो कहीं भी गिरवी या मॉर्टगेज नहीं रखे गए हैं, ठीक है। अब वो चाहे कैश हो या कोई आपका स्टॉक हो या मशीन हो या फर्नीचर हो, कुछ भी अगर वो कहीं भी सिक्योरिटी के तौर पे जमा नहीं किए गए हैं, रखे नहीं हैं, तो उन सभी एसेट को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बुक डेट्स, जो कि लिस्ट एफ में आता है। लिस्ट एफ में बुक डेट्स आता है, 3 होते हैं, गुड, डाउटफुल और बैड, ठीक है। गुड का मतलब है जो कि पूरा पैसा आपको दे देंगे, डाउटफुल थोड़ा संदिग्ध है यानी कि कुछ पैसा मिल सकता है, कुछ डूब जाएगा, और बैड में कुछ भी पैसा आपको नहीं मिलेगा। और नेक्स्ट आता है बिल ऑफ एक्सचेंज, जो कि लिस्ट जी में आता है, ठीक है। और जो यहाँ पे आपको फुल्ली सिक्योर्ड में ये जो सरप्लस आपको मिला था, ये हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर ऐड कर देंगे और डिडक्ट कर देंगे कौन सा अमाउंट, जो लिस्ट डी में हमने कैलकुलेट किया था। क्या कैलकुलेट किया था, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो सबसे पहले उन्हें अमाउंट दिया जाएगा, तो उसको हम क्या करते हैं, डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, टोटल कर लेंगे दोनों तरफ का। अब जो डिफरेंस आएगा यहाँ पे वो क्या करेंगे, हम लिख देंगे, वही हमारी डेफिशिएंसी होगी। डेफिशिएंसी मतलब घाटा, ठीक है, कि इतने एसेट्स अगर और होते तो पूरा अमाउंट पे कर दिया जाता। उम्मीद है आ गया होगा, बहुत आसान टॉपिक था। फिर भी आपको लगता है तो आप हमें कमेंट कीजिए। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।